हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th लेसन है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके 3 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। देखो, नॉस्टैल्जिक एक एडजेक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज होमसिक। ठीक है, होमसिक मतलब जब कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन में टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो जो फीलिंग है उसके लिए हम नॉस्टैल्जिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एक और जगह जहां पर हम नॉस्टैल्जिक का इस्तेमाल करते हैं वो है कि जब कोई इंसान अपने पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करता है, उन मेमोरीज के साथ जो उसका अटैचमेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम नॉस्टैल्जिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन इज व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के जो एल्डर्स हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो किन बीते दिनों को, किन खुश दिनों को याद करते हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा है अ बेकर फ्रॉम गोवा। उस लेसन में गोवा के एल्डर्स उस समय को याद कर रहे हैं जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का राज था, क्योंकि पोर्चुगीज के ब्रेड लोव्स गोवा में बहुत ज्यादा फेमस थे। तो उन्हीं खुश और बीते हुए दिनों को गोवा के एल्डर्स याद करते हैं। यही हमें अपने आंसर में लिखना है। क्लियर है? तो देखो किस तरह से लिखा है। द नैरेटर ऑफन फाइंड्स हिज एल्डर्स थिंकिंग अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज and telling them about the famous breads that date back to the time when Portuguese rolled over Goa। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी के जो नैरेटर हैं वो कई दफा अपने बूढ़े बुजुर्गों को पुराने बीते दिनों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। ठीक है, गोवा के बूढ़े बुजुर्ग उन पोर्चुगीज दिनों को याद करते हैं जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का राज था और कैसे पोर्चुगीज के ब्रेड लोव्स पूरे गोवा में फेमस थे। ओके, They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers still exist. If not the original ones, their legacy is being continued by their sons. तो गोवा के एल्डर्स वहाँ के छोटे बच्चों को, मतलब यंगर जनरेशन को ये बातें बताते हैं कि पोर्चुगीज समय में कैसे क्या होता था, ब्रेड लोव्स कितने ज़्यादा फेमस थे एंड ऑल। और आज के समय में भी गोवा में ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस है। पोर्चुगीज की जो रेसिपी है वो आज भी गोवा में फॉलो करी जाती है। ऑल्दो जो रियल बेकर्स थे पुराने समय के वो अब जिंदा नहीं बचे। ठीक है, लेकिन उनकी लेगेसी, उनके फैमिली प्रोफेशन को उनके बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है। इस वजह से पोर्चुगीज समय से लेकर अभी तक गोवा में ब्रेड का कल्चर खत्म नहीं हुआ। आ गया समझ क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। Is bread making still popular in Goa? How do you know that? तो सवाल है कि ब्रेड वाला कल्चर क्या आज भी गोवा में फेमस है? आपको ऐसा क्यों लगता है या नहीं, जो भी है आपको अपना आंसर स्टेट करना है। सो हाँ, आज भी ब्रेड मेकिंग गोवा में पॉपुलर है। एक बात आपने लेसन में पढ़ी होगी कि जो पोर्चुगीज समय की फर्नेसेस थी वो आज भी गोवा में मौजूद है और उन फर्नेसेस की फायर अभी तक खत्म नहीं हुई। दिस इज क्लियरली एविडेंट ऑफ द फैक्ट कि पोर्चुगीज समय से लेकर आज तक गोवा में अभी भी ब्रेड फेमस है। मतलब पोर्चुगीज समय की जो भट्टियां थी जिनमें ब्रेड बनाए जाते थे, उनकी आग अभी तक नहीं बुझी। इसका मतलब यही है कि उस समय से लेकर अभी तक गोवा में ब्रेड बनाया जाता है। ठीक है, आज भी गोवा में मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स प्रेजेंट है। और अगर ओरिजिनल वन नहीं प्रेजेंट तो भी उनकी लेगेसी को उनके बच्चों ने कंटिन्यू कर रखा है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पोर्चुगीज वाली रेसिपी, ये कल्चर ब्रेड बनाने का पास ऑन होते जा रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि गोवन कल्चर में बेकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यही लिखना है हमें अपने आंसर में। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन द सिटी ऑफ गोवा। हाँ, गोवा में ब्रेड मेकिंग आज भी बहुत पॉपुलर है। It is evident from the existence of the time-tested furnaces, mixers, molders। तो आप क्लियरली ये चीज समझ सकते हैं कि पोर्चुगीज समय से लेकर आज तक वो भट्टियां गोवा में प्रेजेंट हैं जिनमें ब्रेड बनाए जाते थे उस समय में,
और आज भी उनको इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। गोवा में आज भी मिक्सर्स प्रेजेंट है, मतलब जो ब्रेड डो के जो इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करते हैं उन्हें मिक्सर्स बोलते हैं। मोल्डर्स मतलब जो उस ब्रेड डो को मोल्ड्स में डालते हैं उन्हें मोल्डर्स बोलते हैं। बेकर जो उसे बेक करता है। तो आज भी गोवा में मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स प्रेजेंट हैं। द लेगेसी ऑफ बेकर्स इज कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। और अगर कोई फादर है और वो बेकर था एंड ही इज नो मोर, उसके फैमिली प्रोफेशन को फिर उसके बच्चे कैरी ऑन करेंगे, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। इट इज बीन कैरीड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। You will find a bakery in every Goan village as bread is an important part of the Goan culture. गोवा के कल्चर में ब्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके हर एक फेस्टिवल में, गैदरिंग में, मैरिजेस में ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। बोले नहाज, कोकोनट कुकीज, इन सब चीज़ों को खाया जाता है जो कि एक बेकरी में ही बनना पॉसिबल है। क्लियर? तो अब ब्रेड का इतना ज़्यादा डिमांड है तो जाहिर है कि हर एक गांव में एक ना एक बेकरी तो होनी ही चाहिए उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस वजह से आपको गोवा के हर एक विलेज में बेकरी मिलेगी, क्योंकि गोवन कल्चर में ब्रेड और कुकीज बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? गोवा में बेकर को क्या बोला जाता है? गोवा में बेकर को पेडर बोला जाता है। सो द आंसर इज द बेकर इज रेफर्ड टू एज पेडर इन द सिटी ऑफ गोवा। इस चीज को याद रखना, छोटी सी चीजें निकल जाती है दिमाग से, बट इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है? गोवा में बेकर को पेडर कहकर बुलाया जाता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? सवाल है कि जब इस लेसन के राइटर छोटे थे तब बेकर किस समय आया करता था गांव में? बेकर सुबह सुबह आ जाता था विद हिज जिंगलिंग थर्ड, अपने बैम्बू से आवाज करते हुए आता था वो, और उसके बैम्बू स्टिक के थड़ की आवाज सुनते ही सारे बच्चे सीधा बेकर की तरफ भागकर चले जाते थे, क्योंकि बेकर बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स लाया करता था जिसको बच्चे बड़े प्यार से अपने लिए सिलेक्ट करते थे। तो इस वजह से वो बेकर के पास जाते थे क्योंकि वो ब्रेड बैंगल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। क्लियर है? यही हमें अपने आंसर में लिखना है। The baker would come twice every day during narrator's childhood days. बेकर 2 समय आया करता था, ठीक है? जब नैरेटर छोटे थे तब बेकर दिन में 2 बार आया करता था। Once in the morning to deliver the loaves of bread and secondly in the evening on his return after selling his stock. पहली बार सुबह आता था वो, जब वो अपनी टोकरी में ब्रेड्स को भरकर उन्हें बेचने निकलता था, और दूसरी बार शाम को जब वो अपनी पूरी टोकरी के ब्रेड्स बेचकर वापस आ रहा होता था। क्लियर? ओके, द चिल्ड्रन वुड गो रनिंग टू हिम टू टेक स्पेशल ब्रेड बैंगल्स ही हैड मेड फॉर देम। बच्चे भागकर उसके पास इसलिए जाते थे क्योंकि वो एक्साइटेड रहते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। वो बेकर स्पेशली बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स बनाया करता था जिसको बच्चे बहुत प्यार से सिलेक्ट करते थे अपने लिए। इस वजह से वो बैम्बू स्टिक की आवाज सुनते ही भागे भागे बेकर के पास चले जाते थे। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्चुगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग? सो द क्वेश्चन इज, पोर्चुगीज समय में बेकर क्या पहनते थे, और जब हमारा राइटर छोटा था तब बेकर्स क्या पहनते थे? तो पोर्चुगीज समय में बेकर्स नी लेंथ की एक फ्रॉक पहनते थे जिसको कबई बोला जाता था, और नैरेटर जब छोटा था तब बेकर्स ट्राउजर पहना करते थे जो कि नी लेंथ से थोड़े से नीचे होते थे और यूजुअल लेंथ से थोड़े से ऊपर, मतलब घुटनों से जस्ट नीचे तक वो शॉर्ट्स या फिर ट्राउजर्स पहना करते थे। यही हमें अपने आंसर में लिखना है कि इन द पोर्चुगीज डेज द बेकर्स वोर अ यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबई। पोर्चुगीज समय में बेकर्स नी लेंथ की एक फ्रॉक पहना करते थे जिसको कबई बोला जाता था। In the narrator's childhood days, he had seen them wearing shirts and trousers shorter than usual pants. और राइटर जब छोटे थे उनके समय में जो बेकर्स हुआ करते थे वो ट्राउजर्स पहनते थे नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे और यूजुअल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर। समझ पा रहे हैं? घुटनों से जस्ट नीचे वाली ट्राउजर्स को पहना करते थे और साथ में शर्ट्स। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Who invites the comment
ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वाई? तो सवाल है कि गोवा में किसको ऐसा बोला जाता है कि देखो इसने तो पेडर की तरह कपड़े पहने हैं? तो गोवा में अगर कोई इंसान शर्ट और नी लेंथ से जस्ट नीचे तक पहुंचने वाली ट्राउजर्स में नजर आता है तो उसे ऐसा बोला जाता है कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाई। उसे पेडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने समय में पेडर्स की ये ड्रेस कोड हुआ करती थी। ठीक है, पेडर्स ही शर्ट और ट्राउजर्स को पहनते थे जो नी लेंथ से जस्ट नीचे पहुंचती थी और यूजुअल लेंथ से थोड़ी सी छोटी रहा करती थी। क्लियर है? यही हमें अपने आंसर में लिखना है। ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस। जब हमारी स्टोरी के नैरेटर छोटे थे उनके बचपन के दिनों में बेकर की एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करती थी। दे वोर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स शॉर्टर देन द यूजुअल पैंट्स। तो गोवा में बेकर्स की एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करती थी और वो ड्रेस क्या थी? बेकर्स शर्ट पहना करते थे और साथ में ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स ऐसे जो कि नी लेंथ से जस्ट नीचे पहुंचते थे और यूजुअल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर रहते थे। ठीक है, thus if someone is seen wearing pants of this much length they invite the comment he is dressed like a peddler। और अगर कोई इंसान ऐसी शॉर्ट्स पहने हुए नजर आ जाए जो कि नी लेंथ से जस्ट नीचे पहुंचती हो तो उस इंसान को ऐसा बोला जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। इसने तो पेडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। क्लियर है? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? ये लेसन में हमने पढ़ा था कि बेकर महीने के अंत में यूजुअली अपने पैसों को कलेक्ट किया करता था। वो पूरे मंथ पूरे गांव में ब्रेड बांटा करता था और मंथ के एंड में पैसे लिया करता था लोगों से। तो वो जो अकाउंट था वो कहाँ पर लिखता था वो? तो हमने लेसन में पढ़ा कि दीवार पर पेंसिल से वो सारा हिसाब किताब लिखा करता था। तो हमें यही लिखना है अपने आंसर में, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल। तो बेकर के जो मंथली रिकॉर्ड्स थे उनको बेकर भी लिखता था और घर के लोग भी लिखते थे अपने वॉल्स पर पेंसिल से। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई एक ऐसा इंसान जिसकी प्लम्प फिगर हो, मतलब कि जिसकी बॉडी एकदम फूली हुई हो, वो देखने में एकदम हट्टा कट्टा दिखे। ठीक है, उसका मतलब होता है जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। सो यही लिखना है हमें अपने आंसर में कि पुराने समय में जो बेकर हुआ करते थे उनके प्रोफेशन को बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता था। तो कोई भी इंसान जो प्लम्प फिजिक का नजर आता था, मतलब मोटा ताजा नजर आता था, उसे बेकर बोल दिया जाता था। सो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ वेल बिल्ट और प्लम्प फिजिक सिमिलर टू अ जैकफ्रूट। जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है एक इंसान की वेल बिल्ट बॉडी, जैसे कि जैकफ्रूट का शेप होता है वैसी ही शेप में किसी इंसान की बॉडी। इन दोज डेज बेकर्स हैड अ प्लम्प फिजिक बिकॉज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उन दिनों में बेकर्स की प्लम्प फिजिक हुआ करती थी क्योंकि बेकर को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था। His family and servants never starved and were prosperous। अब चूंकि बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था तो बेकर की फैमिली, उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश रहा करते थे क्योंकि उन्हें खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं होती थी। क्लियर है? नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? सवाल है कि क्या गोवन कल्चर में आज भी ब्रेड इंपॉर्टेंट है? तो आई होप आप सभी इसका जवाब जानते होंगे। व्हाट इज द आंसर? यस, गोवन कल्चर में आज भी ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्पेशल ओकेजन में ब्रेड को परोसा जाता है, चाहे वो शादी हो, एंगेजमेंट पार्टीज हो, क्रिसमस पार्टी हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, ब्रेड को जरूर परोसा जाता है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि ब्रेड आज भी गोवा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमें अपने आंसर में लिखना है, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंस एट एवरी इम्पॉर्टेंट ओकेजन। तो आज भी गोवा में ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कैसे पता चलता है?
हर एक स्पेशल ओकेजन में ब्रेड की प्रेजेंस हमें साफ साफ बताती है कि आज भी गोवन कल्चर में ब्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम स्वीट ब्रेड्स एट मैरिजेस to sandwiches at engagement parties and cakes and bolinhas at Christmas as well as other occasions, makes the presence of bakery in every village very essential. तो शादियों में स्वीट ब्रेड्स को परोसा जाता है, एंगेजमेंट पार्टीज में एक मदर अपनी डॉटर के लिए सैंडविचेस प्रिपेयर करती है, क्रिसमस पार्टीज पर केक्स बोलिनहास खाए जाते हैं, जितने भी स्पेशल और इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं उन सभी में ब्रेड्स को परोसा जाता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि एक गोवा के विलेज में बेकर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, गोवा के कल्चर में आज भी ब्रेड की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझ आ गया? तो इसी के साथ हमारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने 5th क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, मैंने 4th के बाद सीधा 6 डिस्कस किया, क्योंकि भाई 5th वॉज मैच द फॉलोइंग एंड वो आप खुद से करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। अगर कोई भी डाउट आता है ना तो उसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।